हेलो दोस्तों। 1 सितंबर 1939 जर्मनी, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो जाती है। इस वॉर में लड़ने वाले सोल्जर दुश्मनों के साथ साथ जंग में घायल होकर सीवियर इन्फेक्शन से भी मरने लगते हैं। ऐसे में पहले से मौजूद कुछ दवाइयाँ, खासकर सल्फा ड्रग को इस्तेमाल में लाया जाता है, पर यह सीवियर इन्फेक्शन में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। जबकि कई एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल में लाए जाते थे, पर ये एंटीसेप्टिक घायल सोल्जर की बॉडी में जाकर बैक्टीरिया को तो मारते थे, पर साथ में वाइट ब्लड सेल को भी मार देते थे, जिससे बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता था और इन्फेक्शन बढ़ने लगता था। पर यहाँ एक मिरेकलस ड्रग भी थी जो इस इन्फेक्शन को रोक सकती थी, पर उसकी ताकत लेबोरेटरीज तक ही सीमित थी। इस दवा की एक खुराक भी जमा करना बहुत मुश्किल काम था। वैज्ञानिकों के बीच इस दवा को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, पर किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इसकी इतनी मात्रा कहाँ से जमा करे जो ह्यूमन पर इस्तेमाल के लिए पर्याप्त हो। तो कौन सी थी यह दवा, कैसी खोजी गई यह दवा और कैसे इसे आम लोगों तक पहुंचाया गया, क्यों इसे मिरेकलस ड्रग कहा गया, जानेंगे इस वीडियो में। वर्ष 1928 दुनिया चिकित्सा की क्रांति के कगार पर खड़ी थी। ऐसी क्रांति जो इतिहास बदलने वाली थी। एक ऐसी दवा की खोज होने वाली थी जो न जाने कितने ही लोगों की जान बचाने वाली थी, और जिस दवाई को दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कहा गया। लंदन 1928। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल के शांत लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट अपने बिखरे हुए वर्क बेंच में के सामने खड़े हैं, जिनसे दुनिया अब तक अनजान थी। इस साइंटिस्ट को क्या पता था कि वो एक ऐसी दवा की खोज कर लेंगे जो हिस्ट्री को ही चेंज करके रख देगी। तो कौन थे ये साइंटिस्ट? ये कोई और नहीं बल्कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो दवा उन्होंने खोजी थी वो पेनिसिलिन थी, जिसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कहा जाता है। फ्लेमिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। 1906 में सेंट मैरी अस्पताल से MBBS कर चुके थे। इसके अलावा वर्ल्ड वार 1 के समय मिलिट्री में एज ए डॉक्टर भी काम कर चुके थे, और फाइनली 1918 में फिर से सेंट मैरी अस्पताल में बैक्टीरियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे थे। फ्लेमिंग ने इसके पहले लाइसोजाइम नाम के एंजाइम की खोज की थी, जो हमारी बॉडी में नेचुरल पाया जाता है। फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए पहले से ही कई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस गोल शेप के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बीच में फ्लेमिंग अपना काम खत्म कर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। जाने से पहले वो अपने वर्क बेंच पर बैटरी डिस्क को छोड़ जाते हैं। इन बैटरी डिस्क में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को वह कल्चर कर रहे थे, उगा रहे थे। इन बैटरी डिस्क पर फ्लेमिंग का काम खत्म हो चुका था। जनरली कोई भी दूसरा बैक्टीरियोलॉजिस्ट काम होने के तुरंत बाद इन बैटरी डिस्क को डिस्कार्ड कर दिया करते थे, पर यह फ्लेमिंग की आदत थी कि वो काम होने के बाद भी इन बैटरी डिस्क को वर्क बेंच पर ही छोड़ दिया करते थे, जिससे उनका वर्क बेंच बैटरी डिस्क से भरा पड़ा रहता था। ऐसा भी हो सकता है कि वह जब तक वर्क बेंच ना भर जाए देखना चाहते हो कि बैटरी डिस्क में आगे क्या होता है। इस तरह फ्लेमिंग अगस्त मंथ की छुट्टियां मनाने के बाद 3 नवंबर 1928 को जब लौटते हैं, उस समय लैब में कोई विजिटर आया होता है। वो लैब में आए विजिटर के साथ बात करते हुए इन बैटरी डिस्क को अपने लैब असिस्टेंट को डिस्कार्ड करने कहते हैं, और वो डिस्कार्ड ही करने वाली होती है कि उनके अंडर में काम करने वाली रिसर्च स्कॉलर मर्लिन प्राइसी विजिटर से बातचीत के बीच में ही फ्लेमिंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इन बैटरी डिस्क पर एक बार नज़र मार लें।
और फ्लेमिंग उनकी यह बात मान लेते हैं। अचानक वो कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह से निकल पड़ता है दैट्स फनी। तो ऐसा क्या हुआ था जिसे देख फ्लेमिंग के मुंह से निकल पड़ा दैट्स फनी? आइए जानते हैं फ्लेमिंग ने क्या देखा। फ्लेमिंग ने उन पेट्री डिश में से कुछ में देखा कि वह नीले हरे फंगस से भरे पड़े। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी जब घर में खाना या ब्रेड वगैरह को ऐसे ही कई दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें भी फंगस आती है। पर फ्लेमिंग की नज़र जो देख रही थी वो मैरिलिन पेर्सी नहीं देख पा रही थी। फ्लेमिंग ने देखा कि जिन पेट्री डिश में मोल्ड उगाए हैं उन पेट्री डिश पर जिन बैक्टीरिया मतलब स्टेफाइलोकोकस को उगाया गया था वह न्यूट्रिशनल मीडियम होने के बाद भी उतने एरिया से गायब हो गई जहां तक मोल्ड फैला हुआ था। यह देखकर फ्लेमिंग समझ गए कि इस फंगस में कुछ तो ऐसा है जो इन बैक्टीरिया को मार रहा है। इस चीज़ को इन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज कर चुके थे। इस दवा को पेनिसिलिन नाम देने के पीछे फ्लेमिंग यह तर्क देते हैं कि यह पेनिसिलम जेनस में पाए जाने वाले फंगस से प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे पेनिसिलिन नाम दिया था। फ्लेमिंग ने जिस फंगस में इसको देखा वो पेनिसिलम नोटेटम या जिसे पेनिसिलम क्राइसोजेनम कहते हैं था। पेनिसिलिन की खोज ने चिकित्सा में एक नए युग की शुरुआत की। फ्लेमिंग की खोज की खबर तेजी से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा बनी। पेनिसिलिन की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की दौड़ शुरू हो गई थी। हालांकि पेट्री डिश से लाइफ सेविंग दवा तक का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ था। पेनिसिलिन की रिसर्च के लिए शुरुआती दिनों में कई एक्सपेरिमेंट किए गए। फ्लेमिंग ने अपनी डेडिकेटेड टीम के साथ रात और दिन लगातार काम करके इस फंगस की प्रॉपर्टीज को जानने में लगा दिया। 28 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग ने अपने ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करने के लिए नए एक्सपेरिमेंट किए। 1929 में इन एक्सपेरिमेंट को पब्लिश भी करवाया। फिर भी यह दवा को मेडिसिनल यूज़ के लिए आते आते 10 से 12 साल लग गए। सेसिल जॉर्ज फ्लेमिंग के स्टूडेंट थे। उन्होंने 1930 में पेनिसिलिन का सफलतापूर्वक उपयोग आई इन्फेक्शन के लिए किया था। इसके बावजूद फ्लेमिंग के साथ यह चुनौती थी कि वह इस फंगस में से प्योर पेनिसिलिन को कैसे निकालेंगे और मेडिसिन यूज़ के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई कहाँ से लाएंगे। फ्लेमिंग के सामने ये भी चुनौती थी कि वह पेनिसिलिन पर काम करने के लिए दूसरे लोगों को मना नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि फंगस से पेनिसिलिन को अलग करना बहुत कठिन था और ऐसा लगता था कि दवा के रूप में इसको बनाना इम्पॉसिबल है। अगर फ्लेमिंग दूसरे साइंटिस्ट को पेनिसिलिन पर काम करने के लिए राजी कर लेते तो कई साल पहले यह लोगों की जान बचाने के लिए अवेलेबल हो जाती। इसी बीच वर्ल्ड वार 2 के बादल भी आसमान में मंडराने लगे। वार में लड़ने वाले सैनिक दुश्मनों से ज़्यादा घाव में होने वाले इन्फेक्शन से मरते थे। अभी तक पेनिसिलिन दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं होती थी। इसके प्रभावी दवा में बदलने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी, डॉक्टर एर्नेस्ट बोरिस चैन जो सर विलियम डन स्कूल में पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से थे, ये दोनों प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की जोड़ी थी जिन्होंने यह चुनौती ली। अपनी टीम के साथ उन्होंने कई बाधाओं को पार करते हुए लगातार काम किया। उन्होंने पेनिसिलिन को निकालने और शुद्ध करने के लिए नई टेक्निक डेवलप की जिससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने का रास्ता खुला। उनके ये प्रयास किसी हीरो से कम नहीं थे क्योंकि उनके और बैक्टीरिया के बीच जैसे जंग छिड़ी हुई थी। साल 1942 शुद्ध पेनिसिलिन का पहला सफल प्रयोग तब हुआ जब फ्लेमिंग ने हैरी लैम्बर्ट नाम के पेशेंट का इलाज किया और उसे घातक बीमारी मेनिंजाइटिस से बचाया। उस समय तक डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी की टीम ने थोड़ी मात्रा में ही पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किया था। डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी ने इसे फ्लेमिंग को दिया। हैरी लैम्बर्ट में ट्रीटमेंट के अगले ही दिन सुधार दिखा और 1 सप्ताह के भीतर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। 1943 में फ्लेमिंग ने द लैंसेट में अपना क्लिनिकल ट्रायल को पब्लिश भी करवाया।
यह मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार डॉक्टरों के पास बैक्टीरिया के संक्रमण से निपटने के लिए एक शक्तिशाली हथियार था। दुनिया एंटीबायोटिक दवाओं के नए युग में कदम रखने वाली थी। पेनिसिलिन का प्रभाव तत्काल मिलने वाला और ट्रांसफॉर्मेटिव था। चिकित्सीय सफलता के बाद ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने 5 अप्रैल 1943 को पेनिसिलिन कमेटी की स्थापना की, जिससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुए। लेकिन आगे चलकर ऑक्सफोर्ड की टीम ने पाया कि उनकी इस लेबोरेटरीज में इतनी क्वांटिटी में पेनिसिलिन बनाना बहुत मुश्किल है जिससे इलाज किया जा सके। तब डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरी को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आगे पेनिसिलिन को लार्ज स्केल पर बनाने के लिए जितनी मदद चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तब फ्लोरी ने पेनिसिलिन के कुछ सैंपल लेकर अमेरिका चले गए और अमेरिका की सरकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मांगी। उन्होंने USDA नॉर्दर्न रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी से संपर्क किया, जहां बड़े पैमाने पर फर्मेंटेशन की सुविधाएं उपलब्ध की गई। सोल्जर जो घायल होकर इन्फेक्शन का शिकार हो जाया करते थे, उनके पास एक मौका था कि वो इस इन्फेक्शन से लड़कर जीत जाए। यह दवा गजब की इफ़ेक्टिव थी। इसने कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों को अपने परिवार से मिलने का मौका दिया और कई लोग जो इन्फेक्शन से मर जाते थे उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई। 14 मार्च 1942 को स्ट्रेप्टोकोकल सेप्सिस के पहले मरीज का इलाज मर्क एंड कंपनी द्वारा प्रोड्यूस्ड US मेड पेनिसिलिन से किया गया था। जुलाई 1943 में वॉर प्रोडक्शन बोर्ड ने यूरोप में लड़ रहे मित्र देशों के सैनिकों के लिए पेनिसिलिन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके स्टॉक को बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बनाया। फाइटर वैज्ञानिक जेस्पर एच केन ने बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल ग्रेड पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए डीप टैंक फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करने का सुझाव दिया। रासायनिक इंजीनियर यानी केमिकल इंजीनियर मार्गरेट हचिंसन रूसो द्वारा डीप टैंक फर्मेंटेशन प्लांट के विकास के परिणाम स्वरूप लार्ज स्केल पर उत्पादन हुआ। वॉर एंड वॉर प्रोडक्शन बोर्ड ने अपने इस प्रयास से जून 1945 तक हर साल 646 बिलियन से अधिक यूनिट का प्रोडक्शन किया था। जी रेमंड रेट्यू अमेरिका के केमिस्ट थे जो मशरूम की खेती करते थे। उन्होंने कमर्शियल क्वांटिटी में पेनिसिलिन का उत्पादन करने की अपनी तकनीक से बहुत बड़ा योगदान दिया। 1943 तक रेट्यू की प्रयोगशाला दुनिया की अधिकांश पेनिसिलिन का उत्पादन कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन ने मित्र देशों की सेनाओं के बीच संक्रमित घावों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में बड़ा अंतर पैदा किया, जिससे अनुमानित 12 से 15% तक लोगों की जान बचाई गई। हालांकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी की वजह से उपलब्धता काफ़ी सीमित थी। पेनिसिलिन की मात्रा और दवा की रैपिड रीनल क्लियरेंस के कारण बार बार खुराक की आवश्यकता होती है। पेनिसिलिन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीकों को 1945 में एंड्रू जैक्सन मोयर द्वारा पेटेंट कराया गया। फ्लोरे ने पेनिसिलिन का पेटेंट नहीं कराया था। उन्हें सर हेनरी डेल ने सलाह दी थी कि ऐसा करना अनैतिक होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया आम लोगों के लिए दवा उपलब्ध कराने वाला पहला देश था। अमेरिका में पेनिसिलिन 15 मार्च 1945 को आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई। धीरे धीरे ये दवा दुनिया भर में वंडर ड्रग के रूप में फेमस होने लगी और एक बड़ी आबादी के लिए आसानी से मिलने लगी। इसके साथ इसके इस्तेमाल को लेकर कई चुनौतियां भी आना चालू हो गईं। इनमें ड्रग रेजिस्टेंस, ओवर यूज़ और मिस यूज़ जैसी चुनौतियां शामिल थी। ये चुनौतियां एक बड़े खतरे की आहट थी। ड्रग रेजिस्टेंस वह कंडीशन है जब किसी दवा का असर ही उस बीमारी या बैक्टीरिया के ऊपर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। ड्रग रेजिस्टेंस जैसी चुनौतियों ने साइंटिस्टों और बैक्टीरिया के बीच एक रेस जैसी सिचुएशन खड़ी कर दी, जिसने वैज्ञानिकों को नई एंटीबायोटिक डेवलप करने के लिए इस रेस में लाकर खड़ा कर दिया।
दुनिया भर की लेबोरेटरीज में गतिविधियां देखी गईं क्योंकि शोधकर्ता रिसर्चर्स ने माइक्रोबायोलॉजी की जटिल दुनिया में अपनी रुचि दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की गई। फिर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई एक गंभीर चिंता का विषय बनी रही। साइंटिफिक प्रोग्रेस और रिस्पॉन्सिबल यूज़ के बीच नाजुक संतुलन रिसर्च और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का केंद्र बिंदु बन गया। सरकारों, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए सोच समझकर एंटीबायोटिक के उपयोग के लिए स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने के लिए सहयोग किया। इस मिराकलस ड्रग को खोजने और आम लोगों तक कई कठिनाइयों और वर्षों की मेहनत करने के बाद पहुंचाने और ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर फ्लोरे और डॉक्टर चैन को 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अंत में पेनिसिलिन की कहानी वैज्ञानिक सफलताओं की एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह मानव जिज्ञासा, सहयोग और लचीलेपन की शक्ति का एक प्रमाण था। इसने हम इंसानों के दिमाग की कभी न खत्म होने वाली ताकत और मानवता के लिए बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, पेनिसिलिन की विरासत ने आशा की किरण के रूप में काम किया। इसने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाया कि कठिन से कठिन लगने वाली चुनौतियों के बावजूद ज्ञान की खोज और इनोवेशन की भावना एक उज्जवल स्वस्थ कल का रास्ता बना सकती है। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा के इतिहास में सिर्फ एक अध्याय या चैप्टर नहीं था, यह हम इंसानों की जीत थी कि एक बीती हुई कहानी थी जो याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सरलता के साथ मानवता के सबसे खतरनाक दुश्मन को भी जीता जा सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।